नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल श्री जनशिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा में आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वन लाइनर के रूप में हम एक एक करके डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम पर्यावरण, भूगोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग उसका डिस्कस कर चुके। उसके बाद हम अगला सब्जेक्ट उठाए थे इतिहास। इतिहास में हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा था, जिसके 2 पार्ट आपको मिल चुके हैं और तीसरा पार्ट आज का है, जिसमें तीसरे पार्ट में हम गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से पूछे गए सभी प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। पूछ रहा है एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो आपको बताना है एरड़ अभिलेख का संबंध हमारा भानुगुप्त से है। किससे है? भानुगुप्त से। अगला क्वेश्चन है हरिशेन गुप्त शासक का दरबारी था। हरिशेन किस गुप्त शासक का दरबारी था? तो आप बताएंगे हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी था। किसका? समुद्रगुप्त। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगर बस्ती की स्थापना की थी। तो पूछ रहा है कि वह प्रसिद्ध शासक कौन था? ठीक है, जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगर बस्ती की स्थापना की थी। ठीक है, तो वह कौन था? तो कृष्णदेवराय था। कौन था? कृष्णदेवराय। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम देख। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र लिखा गया है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप बताएंगे कि विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देवगढ़ मंदिर कहाँ पे है? तो आप बताएंगे झांसी के पास है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि गढ़वा मंदिर कहाँ है? तो आप बताएंगे कि इलाहाबाद के पास है। तो पूछ रहा है कि झांसी के पास जो देवगढ़ मंदिर है, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर है, में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ठीक है, झांसी के पास का देवगढ़ मंदिर, इलाहाबाद के पास का गढ़वा मंदिर किस कला के अवशेष हैं? तो आप बताएंगे यह गुप्त कला का अवशेष है। किस कला का? गुप्त कला। अगला क्वेश्चन है वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, वह कौन सा गुप्त शासक था जो सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो आपको बताना है कि वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा कि दोस्तों कि चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको बताना है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला हमारा चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला क्वेश्चन है नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया था? ठीक है, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया था? ठीक है, तो परम भागवत किस गुप्त शासक को कहा गया था? तो आपको बताना है कि परम भागवत या समुद्रगुप्त को कहा गया था। पूछा गया है कि नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत की उपाधि दी गई थी? तो नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत के नाम से कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सबको पता है कि समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद का स्तंभ लेख, इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? ठीक है, इलाहाबाद का स्तंभ लेख जो है उसकी 21वीं पंक्ति, आपको यह भी याद रखना है कि 21वीं पंक्ति की बात किया है, उसमें आर्यवर्त के कितने शासकों का वर्णन किया गया है? तो आप बताएंगे कि आर्यवर्त के 9 शासकों का वर्णन इलाहाबाद स्तंभ लेख में किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हमारे हरिशेन थे। कौन थे? हरिशेन। हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है, अर्थात समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आप बताएंगे कि इलाहाबाद अभिलेख में। इलाहाबाद अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय का शासन किया। याद रखना है कि प्राचीन भारत की बात कर रहा है, प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा शासनकाल था? किसका शासनकाल था? तो आप कहेंगे कि गुप्त वंश।
गुप्त वंश एक ऐसा शासक था तो प्राचीन भारत में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरों के क्रमिक पतन काल के महत्वपूर्ण विशेषता है, अर्थात नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है, वह कौन सा काल था जिसमें नगरों का क्रमिक पतन हो गया था। तो आप बताएंगे कि गुप्त काल। गुप्त काल में क्रमिक पतन हुआ था, मतलब नगरों का क्रमिक पतन हुआ था। गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन हुआ था, अर्थात एक एक करके सभी नगरों का धीरे धीरे पतन हुआ था। तो आप बताएंगे एक एक क्रमिक मतलब एक एक करके सभी नगरों का पतन गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वह शासक वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था। सबसे अधिक ग्राम अनुदान करने वाला कौन सा वंश था। तो आप बताएंगे कि गुप्त वंश का शासनकाल जो था वो सबसे अधिक ब्राह्मणों को, याद रखना है, ब्राह्मणों को सबसे अधिक मंदिरों का अनुदान किया था। ठीक है, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान करने वाला कौन था। तो आप बताएंगे गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। ठीक है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। ठीक है, उपज का 6वां भाग गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का पतन दिखता है। यह तर्क किसने दिया था। यह तर्क R.S. शर्मा ने दिया था। ठीक है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में अर्थव्यवस्था का पतन का तर्क किसने दिया था। R.S. शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में के नाम से जाना जाता है। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से अंकित है। तो गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को दिनार के नाम से अंकित किया गया था। ठीक है, जैसे गुप्त काल में जो भी अभिलेख हैं उनमें जो है गुप्त स्वर्णकालीन मुद्राओं का नाम दिनार था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल का मंदिर है। ठीक है, गुप्त काल का कौन सा मंदिर है। ऐसे पूछ लेता है दोस्तों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल से संबंधित है। तो आपको बताना है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्त काल से संबंधित है। किस काल से। देवगढ़ का दशावतार मंदिर हमारा गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, पूछ रहा है वह बंदरगाह, ठीक है, जो गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार के उपयोग में किया जाता था, उसका नाम था क्या। ताम्रलिप्ति। क्या था। ताम्रलिप्ति। अगला क्वेश्चन है, पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। मतलब सूर्यास्त और सूर्योदय जो है पृथ्वी के अपने ध्रुव पे घूमने के कारण होता है। यह किसने जिक्र किया था सर्वप्रथम। तो आप बताएंगे पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण। ठीक है, पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इसका जिक्र किसने किया था सर्वप्रथम। तो आप बताएंगे कि आर्यभट्ट ने। ठीक है, किसने। आर्यभट्ट ने। वह भूमि जिसको अपृहत कहा जाता है। ठीक है, वह भूमि जिसे अपृहत कहा जाता है। अपृहत किसे कहा जाता है। बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है। अपृहत। ठीक है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहते हैं। अपृहत। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान भारत की यात्रा कब किया था। किसके शासनकाल में किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान क्या था। एक प्रसिद्ध चीनी यात्री। यह भी पूछता है फहियान चीनी यात्री है, यूरोपीय यात्री है, अफगानी है, क्या कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान भारत किसके शासनकाल में आया था। तो बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे। तो आप बताएंगे गुप्त वंश के शासक थे। किसके थे। गुप्त वंश के। चलिए आगे देखते हैं। महरौली लौह स्तंभ लेख का चंद्र संबंधित है। ठीक है, अर्थात महरौली लौह स्तंभ अभिलेख में जो चंद्र का उल्लेख है, मतलब चंद्र किसके लिए उल्लेख है, तो चंद्र जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, महरौली लौह स्तंभ अभिलेख में चंद्र किससे संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों में विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। ठीक है, गुप्त शासकों में विक्रमादित्य की उपाधि कौन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। किसने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण शाकाहारी कहलाया था। ठीक है, शकों को पराजित करने वाला, आपको पता है होगा कि गुप्त शासक शकों को पराजित करने वाला कौन था। शकों को पराजित करने वाला गुप्त शासक हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त शासक, ऐसा गुप्त शासक था जो शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित करने के कारण उसको एक उपाधि दी गई थी, एक नाम दिया गया था जिसको हम कहते हैं शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी अर्थात शकों पर विजय पाने वाला। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रसिद्ध बंदरगाह, कितना 3 प्रसिद्ध सीपोर्ट कौन है? सोपरा, काम्बो और भड़ौच, जो गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में सोपरा बंदरगाह, काम्बे बंदरगाह और भड़ौच बंदरगाह को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध गुप्त शासक कौन था? ठीक है, जिसने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्याग्रहण की थी। तो वह गुप्त शासक कौन था जो अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था? वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय था जो अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता हासिल की थी। यह इतना बहादुर था, इतना शक्तिशाली था कि वो अपने भाई की ही हत्या करके अगला गुप्त शासक बना था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी। हुड़ों पर विजय प्राप्त करने वाला कौन था? तो आप बताएंगे स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। मुद्रा राक्षस नामक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप बताएंगे कि विशाखदत्त। किसके द्वारा? विशाखदत्त। अगला है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? देवी चंद्रगुप्तम के नाटक के रचनाकार विशाखदत्त हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। तो आप बताएंगे कि 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किसमें किया गया है? तो आप बताएंगे अमरकोश में। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रुकिए थोड़ा रंग चेंज करते हैं, अलग अलग रंग से खेलेंगे हम। ठीक है दोस्तों, अलग अलग रंग से खेलेंगे। कौन सा रंग लेना चाहते हैं आप? चलिए, अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे? ठीक है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे? तो आप बताएंगे कि वाग्भट्ट थे। कौन थे? वाग्भट्ट। अगला है क्वेश्चन, वह कवि जिसने कुमार संभवम महाकाव्य लिखा था। कुमार संभवम के लेखक कौन थे? तो आप बताएंगे कि कुमार संभवम के लेखक हमारे कौन थे? कालिदास। कौन थे? कालिदास। किसके लेखक? कुमार संभवम के लेखक कौन थे? तो आप बताएंगे कालिदास। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? किस क्षेत्र से था? ठीक है, वह ताम्र लेख यह दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क हमारा जावा सुमात्रा से संबंधित था। जो इंडोनेशिया का द्वीप है जावा और सुमात्रा द्वीप, वहाँ के शासकों से संबंधित था। किसका? बिहार के राजाओं का संपर्क। यह हम किस अभिलेख से पता चलता है? ताम्रपत्र लेख से यह पता चलता है कि बिहार के राजाओं का संपर्क प्राचीन काल में जावा सुमात्रा से था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? पहली बार पूछ लिया, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, जिसको हम बताएं नान्यदेव, और उसके अंतिम शासक कौन थे? तो आप बताएंगे कि हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था, अर्थात किस वंश के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो आप बताएंगे गुप्त काल के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, तो आप बताएंगे मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, आपको कमेंट करके यह बताना है वह कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी था जो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था, जिसका निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, ठीक है, विश्व में पूरा प्रसिद्ध था। यह नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था किसके लिए? या बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए बहुत फेमस था। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग, ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? हेनसांग हमारा भारत में रहकर, यह हमारे चीनी यात्री था लेकिन हमारे भारत में रहकर विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, थानेश्वर किसकी राजधानी थी? किस शासकों की राजधानी थानेश्वर थी? तो आपको बताना है कि वर्धमानों की राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे कि हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, आपको यही याद कर लेना है, हा से हर्षवर्धन, ठीक है, हा से ह्वेनसांग। ठीक है, अर्थात हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो आप बताएंगे कि ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना कौन किया था? ठीक है, वर्धन राजवंश की स्थापना हमारा पुष्यभूति वर्धन ने किया था। कौन किया था? पुष्यभूति वर्धन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री युआंग चुआंग, जिसको हम ह्वेनसांग के नाम से जाना जाता है, वह भारत कब आया था? तो बताना है कि 629 ईस्वी में। ठीक है, बहुत लोगों को यह पता होगा कि चीनी यात्री ह्वेनसांग था, लेकिन उसका एक और नाम था युआन चुआन। ठीक है, चीनी यात्री युआन चुआंग, जिसको हम ह्वेनसांग के नाम से जाना जाता है, वह 629 ईस्वी में हमारे भारत में आया था। और किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिए, यह हमको बताना है कि कौन किससे संबंधित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त फर्स्ट वह कुमार देवी का पुत्र था। समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महेंद्र गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य की नहीं, कुमारगुप्त फर्स्ट जो था वह क्या किया था? महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ पुस्तक के नाम पर है। ठीक है, कल्हड़ की पुस्तक जो है किसके नाम पे है? तो आप बताएंगे यह किस नाम पे है? तो आप बताएंगे कि राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के एक बड़ी संख्या में जारी किया था। शीशे के सिक्के जारी करने वाला कौन था? सातवाहन वंश था। सातवाहनों ने सर्वप्रथम गुप्त काल में शीशे के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताना है कि भारवी जो थे वह किरातार्जुनीयम की पुस्तक के लेखक थे। चलिए, अब देखिए, हमारा यहाँ से अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है, एक सेकेंड, जिसका नाम है दोस्तों, एक सेकेंड, थोड़ा इधर नहीं जूम नहीं हो पा रहा है। 800 ईस्वी में 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक राजनीतिक सामाजिक स्थिति। ठीक है, यह टॉपिक हम देखते हैं एक एक करके। चलिए, पहला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो आप बताना है आपको कि धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर में स्थित, यह भी याद रखना है कि राजराजेश्वर मंदिर हमारा कहाँ पे है? तंजौर। कहाँ पे है? तंजौर। उसका निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे राजराज फर्स्ट ने। राजराज फर्स्ट ने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। वह कब करवाया था? यह भी याद रखना है कि 985 से लेकर 1014 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। किसने? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक वत्सराज था। अगला क्वेश्चन है, संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है। कह रहा है संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे पालवंशी रामपाल से। अगला क्वेश्चन है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र किससे संबंधित है? ओदंतपुर शिक्षा केंद्र हमारा कहाँ पे अवस्थित है? तो हमें बताना है ओदंतपुर शिक्षा केंद्र हमारा बिहार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चोल वंश के संस्थापक कौन हैं? तो आप बताएंगे चोल वंश के संस्थापक कौन हैं? तो आप बताना है कि विजालय है। कौन है? ठीक है, अगला क्वेश्चन छूट गया था का ऊपर, चलिए देख लेते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक हमारे धर्मपाल हैं। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजालय।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं कि दक्षिण भारत में, ठीक है, मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो आपको बताना है आकर्षक द्वार मतलब द्वार जहां से हमें गो करना है, गो मतलब जाना है, अर्थात द्वार से हमें ही जाना है। आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं, गोपुरम। क्या कहलाते हैं, गोपुरम। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कहाँ से मिले हैं। तो आपको बताना है कर्नाटक राज्य से। कहाँ से, कर्नाटक राज्य से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था। साहूकारों को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता था। तो आप बताएंगे कि दक्षिण भारत में साहूकारों को चट्टी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, साहूकारों को चट्टी के नाम से कहाँ पे जाना जाता था, दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश की स्थापित किया था। ठीक है, परमार वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप बताएंगे उपेंद्र ने। परमार वंश की स्थापना किसने की थी, उपेंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, मलाया, सुमात्रा एवं जावा के विजय का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, मलाया, सुमात्रा तथा जावा के विजय का श्रेय किसे जाता है। तो आप बताएंगे राजेंद्र चोल प्रथम को। चोल शासक था राजेंद्र चोल प्रथम, व मलाया, सुमात्रा और जावा पे विजय का श्रेय जाता है। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था। ठीक है, सिंधु पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप बताएंगे कि चंद्रबरदाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसे नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी। अब बताएंगे, स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव में अपने दूत का देवपाल के 5 गांव दान देने की प्रार्थना की थी, वह कौन था। तो आपको बताना है कि बालपुत्रक देव था। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ पुस्तक का नाम है। तो आप बताएं कल्हड़ की पुस्तक का नाम कौन है, राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत में कब किया था। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान जो था, महमूद गजनवी का अंतिम सैन्य अभियान यहाँ पे दोस्तों बहुत धूल उड़ रही है, एक सेकेंड। चलिए देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी ने अपने अंतिम सैन्य अभियान भारत में कब किए थे। तो आपको बताना है कि 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपने अंतिम सैन्य अभियान भारत में किए थे। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। तो ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण चालुक्य काल में हुआ था। ठीक है, देखिए हम प्राचीन इतिहास देख रहे थे, जिसका हमारा टॉपिक अब लगभग समाप्त हो चुका है। विविध में हमारे 10-12 क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते, लेकिन हम विविध को आज समाप्त कर लेंगे तो हमारा प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत पे आ जाएंगे, इसीलिए हम इस वीडियो को थोड़ा बड़ा करके इसको समाप्त करना चाहेंगे। ठीक है, आपकी अगर इजाज़त हो तो हम इसे समाप्त कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है कि 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था। तो आपको बताएंगे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं। अजंता की गुफाएं हमारा महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में, महाराष्ट्र। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है। ठीक है, बद्रीनाथ धाम आप बताएंगे कि हमारे उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, बोरोबुंदूर विश्व के सबसे अद्भुत स्तूप है और ठीक है, यह सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण है। ठीक है, यह मूर्तिकला भारत और जावा कला से प्रेरित है। ठीक है, बोरोबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। जो इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसके लिए जाना जाता है, भारत और जावा के कला के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राग विबोध ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो राग विबोध ग्रंथ के लेखक कौन थे, सोमदेव। राग विबोध ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे कि सोमदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है। प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है, वररुचि महोदय हैं। कौन है, वररुचि महोदय। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। किस शासक के लिए, तो चोल शासक के लिए। चोल शासक के लिए स्थानीय स्वशासन बहुत फेमस था।
अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे कालिदास। अगला क्वेश्चन है प्रतिनूतन काल समाप्ति। क्या पूछा है? प्रतिनूतन काल समाप्त की तिथि है। प्रतिनूतन काल की समाप्त की तिथि हमारा क्या है? 10,000 वर्ष पूर्व। क्या है? 10,000 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है द्वितीय नगरीकरण में धातु का प्रमुख योगदान था। द्वितीय नगरीकरण में सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग किया गया था? आप बताएंगे लोहा का। प्रथम नगरीकरण नहीं पूछ रहा है दोस्तों, द्वितीय नगरीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों के किस नाम से जाना गया था? तो भारत के प्राचीनतम सिक्कों को हम आहत सिक्के के नाम से जानते हैं। ठीक है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाए थे। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने और बाईं ओर से लिखी जाती थी, दाहिने से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन थी? तो आपको बताना है वह प्राचीनतम भारत की लिपि जो दाहिने से बाएं ओर लिखी गई थी वह खरोठी लिपि थी। ठीक है, दाहिने से बाईं ओर। ठीक है, याद रखना है। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य शब्द की शिक्षा आरंभ करते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? जब शिष्य जो है जब अपना शिक्षा आरंभ करते थे वह सर्वप्रथम ओम नाम के से शिक्षा आरंभ करते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, एक सेकंड, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य जो है किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो आप बताएंगे कि ओम से। किससे? ओम से। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? तो आप बताएंगे राजगीर में। ठीक है। नालंदा बिहार। नालंदा बिहार विख्यात किसके लिए है? तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। नालंदा बिहार किसके लिए है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए फेमस है। क्वेश्चन है बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं का एक साथ विद्यमान है। तो आप बताएंगे कि बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत एक साथ कहाँ पे विद्यमान है? तो आप कहेंगे एलोरा अभिलेख में। ठीक है, एलोरा की गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत की गुफाएं एक साथ विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं? ठीक है, शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं? तो आप बताएंगे कि बाघ गुफाएं हमारे विंध्याचल श्रेणी में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है। याद रखना है कि बौद्ध स्तूप किसके द्वारा? शाक्य वंशियों के द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो आप बताएंगे कि पिपरहवा में। कहाँ है? पिपरहवा में। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी? चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी? सी युंग ने भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य। सी युंग। अगला है स्वप्न वासवदंता के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे कि भास। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर हमारा 1/6 भाग था। कितना था? 1/6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व काल का युग किस काल के नाम से जाना गया? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल हमारा ब्राह्मण युग के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के संबंधित है। अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? मृच्छकटिकम के लेखक हमारे कौन थे? शूद्रक थे। कौन थे? शूद्रक। अगला क्वेश्चन है अजंता की चित्रकला से चित्रों का वर्णन मिलता है। अजंता की चित्रकला से किस चित्रों का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे जातक चित्रों से। ठीक है, जातक चित्रों का वर्णन मिलता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? सूर्य सिद्धांत के लेखक हमारे कौन है? आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम कहा था कि जो है पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है और जिसके कारण ही दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन पीछे मिला था। प्रतिरथ हिंदू देवता और एक नाम है। ठीक है, प्रतिरथ हिंदू देवता और एक नाम है, अर्थात भगवान विष्णु को प्रतिरथ के नाम से भी जाना जाता है। राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो आपको बताना है राजनीति रत्नाकर के लेखक हमारे चंदेश्वर हैं। अगला क्वेश्चन है उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? ठीक है, उद्वंत प्रकाश के लेखक हमारे कौन है? मौलिक कवि हैं। कौन है? मौलिक कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा हुड़ राजा तोरणमाड़ कौन है? तोरमाड़। ठीक है, हुड़ राजा तोरमाड़ औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था। मतलब हुड़ राजा तोरमाड़
किसके अवलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो किस राजा था, कौन सा राजा था? वह प्रकाश धर्मन। ठीक है, जो तुहुड़ राजा तोरमाड़ जो है प्रकाश धर्मन इसका नाम थोड़ा अवलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था। अच्छा, इसका नाम पूरा था प्रकाश धर्मन अवलिकार। ठीक है, हुड़ राजा तोरमाड़ प्रकाश धर्मन अवलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यह सीधे पूछ लेता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो आपको यह भी याद रखना है कि बृहदेश्वर मंदिर हमारा तंजावुर है, तंजावुर में। ठीक है, तो यह बृहदेश्वर मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया है? तो आपको याद रखना है कि राजचोल प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वह अभिलेख जिसमें विधवा दाहन का उदाहरण उल्लिखित है? तो विधवा दाहन का किसमें है? भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में। ठीक है, विधवा दाहन का उल्लेख किसमें? भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, तो बिंबिसार कब सिंहासन पर बैठा था? जब वह मात्र 15 वर्ष की आयु में ही बिंबिसार जो है सिंहासन पे बैठ गया था। अगला क्वेश्चन है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित, ठीक है, गोरखगिरी विजित है। ठीक है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित है। किसके द्वारा विजित है? खारवेल के द्वारा। विजित मतलब विजय, मतलब विजय प्राप्त किया गया है। किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत के रूप में जाना जाता है। तो आप बताएंगे कि इसको हम इब्न बतूता के वृत्तांत को हम रेहला के रूप में जानते हैं। ठीक है, यहीं पे हमारा दोस्तों हमारा प्राचीन भारत खत्म हुआ। ठीक है, अगले दिन से हम मध्यकालीन भारत पे चलेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।